हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम पढ़ेंगे आज वन डे वन टॉपिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक को हम फिल्म्स 2025 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये महिलाओं से संबंधित मुद्दे और विकास क्रम, इशू एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू वुमेन। टॉपिक है महिलाओं नेतृत्व वाली स्वयं सहायता समूह एसएचजी लखपति दीदी। और इसके बारे में हाल ही में सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया है। इससे अन्य तथ्य ये है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया है और इस फंड से 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी लाना है, एसएचजी के विकास के लिए आवश्यक निधि में बढ़ोतरी करना है, साथ ही एसएचजी के सदस्यों में बचत और संस्थागत ऋण की आदत डालना है तथा बाहर से लिए गए फंड्स के प्रबंधन पर इसकी संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना भी इसका एक उद्देश्य है। लखपति दीदी पहल के बारे में है। इस योजना के 2023 में शुरू किया गया था। ये योजना का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। इसमें ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई थी। और लखपति दीदी एसएचजी की एक सदस्य होती हैं जो घरेलू वार्षिक आय के रूप में 1 लाख रुपये या उससे अधिक कमाती हैं। आय की गणना कम से कम 4 कृषि मौसमों और व्यावसायिक चक्रों के लिए की जाती है। इसमें औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक होती है ताकि आय सतत हो। स्वयं सहायता समूह स्वशासित होते हैं। इन पर इनके सदस्यों का ही नियंत्रण होता है। ये समूह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें अधिकतम 20 कैंडिडेट होते हैं, 20 सदस्य होते हैं इसमें। और ये एक साझा उद्देश्य के लिए एसएचजी से जुड़ने के लिए ये जुड़ते हैं। वित्तीय सहायता, इसमें पूंजीगत समर्थन और रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि होती है। बैंक को बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपए तक का बैंक ऋण ब्याज अनुदान दे सकता है। और इसमें प्रति एसएचजी अधिकतम 3 लाख रुपए का ब्याज अनुदान और ड्राफ्टिंग सुविधा। जन धन खाता रखने वाली प्रत्येक एसएचजी महिला सदस्य 5,000 रुपये की और ड्राफ्टिंग सुविधा के लिए पात्र हैं। इसमें महिलाएं उद्यम प्रोत्साहन फंड, महिला उद्यमियों को माध्यम से दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। इसमें सुबेदता में कमी हेतु फंड वीआरएफ, ये एक प्रकार का रिवॉल्विंग फंड है। इसे क्लस्टर स्तरों संघों द्वारा ग्रामीण संगठनों को दिया जाता है। इसमें वीआरएफ एक कारफस फंड है। इसमें परिवारों व समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, आकस्मिक बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने, प्राकृतिक आपदा आदि से निपटने के लिए दिया जाता है। एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कुछ उपाय, जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करती है। ये योजना स्टार्टअप विलेज इंटरप्राइजेज प्रोग्राम SVEP और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY आजीविका रजिस्टर्ड। ऐसे एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए इसमें 2 पार्ट थे। और सेकंड पार्ट है एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम। इसके लिंकेज नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था एसएचजी के वित्तीय समावेशन के लिए। इसका अगला टॉपिक एसएचजी को बढ़ावा देने का, इसका थर्ड है सर्च कलेक्शन। इसमें यह है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस पर एसएचजी के उत्पाद का प्रसार करना और ग्रामीण एसएचजी को सरकारी खरीदारों एक बाजार प्रवेश प्रदान करना। इसका सेकंड है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2024 विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर आधारित है। ये इंडेक्स 4 प्रमुख आयाम के अंतर्गत 14 संकेत के आधार पर तैयार किया जाता है। ये वार्षिक आधार पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास का मापता है। इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 देश आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इसमें जो टॉप पर है, जो 3 देश हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। 2024 तक लैंगिक अंतराल में या महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता में 68.5% की कमी आई है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता लैंगिक अंतराल 96% कम हो गया है, जबकि शिक्षा प्राप्त अंतराल 94.9% कम हो गया है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए प्रकृति की वर्तमान दर में पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 ईयर तक लग सकता है। इसमें भारत के संदर्भ में इसमें यह है कि 2023 में इंडेक्स में भारत में 146 देशों में 127वें स्थान पर था भारत, और 2024 में ये 129वें स्थान पर रहा है।
यानी और पीछे रह गया। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर है। शिक्षा प्राप्त और राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सा सुधार हुआ है। इसमें लैगिंग असमानता सूचकांक GII 2022 इसमें पढ़ते हैं। इसमें हाल ही में शुरू किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने लैगिंग असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है और 2022 को एंड UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 23 और 24 में शामिल किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 23 को ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक में जारी किया गया है। हाँ, GII 2022 के मुख्य बिंदु इसमें यह है कि GI स्कोर 0 से 1 के बीच दिया जाता है। 0 स्कोर से आशय है कि महिला और पुरुष के बीच समानता की स्थिति है। वहीं 1 स्कोर का अर्थ है कि पुरुष और महिला के बीच सभी आयामों का संकेतों में व्यापक असमानता मौजूद है। GI स्कोर कम होने का अर्थ ये देश में लिंग समानता कम है। भारत सूचकांक में शामिल विश्व के 193 देशों में से भारत 108वें स्थान पर है। भारत का GI स्कोर 0.437 है और GI 2021 में भारत 191 देशों में से 122वें स्थान पर था। सूचकांक में डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई। इसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का स्थान है, यानी डेनमार्क फर्स्ट पे है और उस बाद में नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। लैंगिक असमानता सूचकांक, इसमें महिलाएं लैंगिक सूचकांक और पुरुष लैंगिक सूचकांक। महिलाएं जनन स्वास्थ्य सूचकांक और इसमें है मातृत्व अनुपात MMR और किशोर प्रजनन दर। महिलाएं सशक्तिकरण सूचकांक, कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं आबादी और इसमें संसद में महिलाएं समानुपात सांसदों का अनुपात। इसके जो आयाम है स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम। महिला श्रम बाजार सूचकांक, इसमें महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर है और पुरुष सशक्तिकरण सूचकांक, इसमें कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले पुरुष आबादी, संसद में पुरुष का अनुपात, पुरुष श्रम बाजार सूचकांक, पुरुष की श्रम बल भागीदारी दर। इसके संबंधित कुछ सुर्खियां में जैसे अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी, इसमें यह सरकार, उद्यम और विकास संगठन का एक वैश्विक समूह है। इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम पतियों को एक साथ लाना है, ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। उत्पत्ति इसे विश्व आर्थिक मंच WEF और भारत के समर्थन में स्विट्जरलैंड के दावोस में 2024 में आरंभ किया गया था। ये पहल G20 नेताओं की घोषणाओं से की गई प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहायता प्रदान कर रहा है। इसका संचालन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप द्वारा किया जा रहा है, जिसमें WEF एक नेटवर्क पार्टनर और इन्वेस्ट इंडिया एक संस्थागत पार्टनर है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये टॉपिक 1.4। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के शोषण, यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता का खुलासा हुआ उसमें, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर लगातार जारी मुद्दे पर प्रकाश डाला गया, जैसे कार्यस्थल महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध रोकथाम अधिनियम 2013 POS अधिनियम के बारे में। जैसे इसका उद्देश्य ये है कि कार्यस्थल पर महिलाओं यौन उत्पीड़न घटनाओं को रोकना, उनका समाधान करना, साथ ही ऐसे उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना, इसका भी एक उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा दिशा निर्देशों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया है। शिकायत समिति ये यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति ICC और स्थानीय शिकायत समितियों के गठन का प्रावधान करता है। आंतरिक शिकायत समिति ICC और स्थानीय शिकायतों समिति के बारे में, इसमें ICC 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी सार्वजनिक संगठन में एक ICC का अनिवार्य किया गया है। इसकी जो संरचना है, इसका अध्यक्ष है, एक समिति का अध्यक्ष कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर कार्य कोई महिला होगी। इसका सदस्य कर्मचारियों में से कम 2 सदस्य होंगे, उनमें से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। बाह्य सदस्य गैर सरकारी संगठनों या एसोसिएशन में ऐसा कोई एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुप्रसिद्ध है। कार्यकाल इसका अधिकतम 3 वर्ष तक होगा। जांच के लिए पीठासीन अधिकारी सहित ICC कम से कम 3 सदस्यों को उपस्थित रहना होगा। स्थानीय शिकायत समिति LCC असंगठित क्षेत्र में संबंधित शिकायतों के लिए जहां ICC का गठन नहीं किया जाता, शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है, वहां सरकार द्वारा जिला स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी। ICC LCC की शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता
1908 के तहत आईसीसी की 5 जांच के दौरान दीवानी अदालत के समान शक्तियां होती हैं। इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें, जैसे विशाखा दिशा निर्देश 1997। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में जारी किया गया था। यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स ये कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का दर्ज करने वाले एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार से भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय भारत ने 1993 में इस अभिसमय को अभिपुष्टि की थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में मान्यता देता है। 1.5 अगला टॉपिक महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सुर्खियों में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर से स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनके धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उसका उद्देश्य उन्हें घरेलू दुर्व्यवहार या हिंसा से बचाना है। इसमें घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में भारत संविधान के आर्टिकल 15(3) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 2005 में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम PWDVA पारित किया गया था। संविधान का आर्टिकल 15(3) विधायिका को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। घरेलू हिंसा में शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और लैंगिक शोषण शामिल हैं। इसका जो कवरेज है, सभी महिलाएं, इनमें एक साझा घर में रहने वाली माता, बहनें, पत्नी, विधवा और पार्टनर शामिल हो सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम तहत एक बच्चा भी राहत का हकदार है। किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? इसमें यह है कि कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जो महिलाओं के साथ घरेलू संबंध में रहा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हीरल पी हरसोरा और अन्य बनाम कुसुम नारोत्तम दास हरसोरा और अन्य वाद में एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने PWDVA कानून में उल्लेखित व्यक्ति पर्सन शब्द से पहले आने वाले वयस्क पुरुष एडल्टमेंट शब्द को हटा दिया गया है। पति या साथी पुरुष के रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें पुरुष साथी के पुरुष और महिला रिश्तेदार दोनों शामिल हैं। PWDVA के तहत वैवाहिक बलात्कार के मामले में सिविल निवारण प्रदान किया जाता है, लेकिन आरोप के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। घरेलू हिंसा के बारे में जुड़े अन्य प्रावधान, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 85 विवाहित महिलाओं के प्रति उनके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता और परिभाषित करती है। इसमें उन पर कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। भारतीय दंड संहिता के धारा 498A जो 1983 में लागू हुई, विवाहिता महिलाओं को उनके पति या ससुराल पक्ष द्वारा किए गए घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के संरक्षण प्रदान करती हैं। एबॉर्शन या गर्भ की समाप्ति। एबॉर्शन और गर्भ की समाप्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को चिकित्सा के रूप में लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए दिया है। एबॉर्शन से संबंधित भारतीय कानून के बारे में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8892 में गर्भपात से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। गर्भ का चिकित्सा समापन MTP अधिनियम 1971। ये अधिनियम पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर RMPS द्वारा कुछ विशेष श्रेणी महिलाओं के गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान करता है। MTP संशोधन अधिनियम 2021 में इस संशोधन के जरिए गर्भ की समाप्ति के समय सीमा को कुछ विशेष मामलों में बढ़ा दी गई है, जैसे चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता, एक चिकित्सक RMPS की सलाह पर, 2 चिकित्सीय RMPS की सलाह पर और विशेष स्थिति। इसमें एक चिकित्सक की RMP की सलाह पर 20 सप्ताह तक की गर्भवती, 2 चिकित्सीय RMP की सलाह पर 20 से 24 सप्ताह की गर्भवती। MTP नियम 2021 में सूचीबद्ध महिलाओं को विशेष श्रेणियां हैं। इसमें विशेष स्थिति 24 सप्ताह से अधिक की गर्भवती, इस दौरान भ्रूण की विकृति के आधार पर राज्य या राज्य सरकारों द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही एबॉर्शन का अधिकार उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ गर्भ की समाप्ति की समय सीमा को कुछ विशेष मामलों में 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, जैसे बलात्कार या पीड़ित नाबालिग, जारी गर्भ व्यवस्था दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव, गर्भवती महिलाओं के जीवन को खतरा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर स्थिति की स्थापना, बच्चों के एबनॉर्मेलिटी का खतरा, दिव्यांग महिलाएं, अवयस्क, किसी आपदा या आपातकाल जैसी मानवीय परिस्थिति में गर्भावस्था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि MTP अधिनियम के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक के साथ अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 वीक तक सुरक्षित और कानून गर्भपात तक अधिकार दे दिया है। सरोगेसी हाल ही में सुर्खियों के परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी विनियम नियम 2022 में संशोधन पर सरोगेसी विनियम संशोधन नियम 2024 में अधिसूचित किए हैं। सरोगेसी के बारे में
एवं सरोगेसी के प्रकार। इसके सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई महिलाएं इच्छुक दंपति के लिए गर्भधान करती हैं तथा इसके बच्चे जन्म देती हैं। इच्छुक दंपति के आशय माता पिता बनने के इच्छुक ऐसे दंपति हैं जिनके चिकित्सीय लक्षण जेस्टेशनल सरोगेसी के आवश्यक बनाते हैं। जेस्टेशनल सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक सरोगेट माँ अपने गर्भ से भ्रूण का प्रत्यारोपण कराकर इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को पालती हैं। ये बच्चा अनावश्यक रूप से सरोगेट माँ से संबंधित नहीं होता है। ट्रेडिशनल सरोगेसी माँ इच्छुक पिता के शुक्राणु का उपयोग करके सरोगेट माँ का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। सरोगेट माँ का गर्भाधान या तो प्राकृतिक गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान के जरिए हो सकता है। इस प्रक्रिया में सरोगेट माँ जिस बच्चे का जन्म देती है जिसकी वह जैविक माँ बन जाती है। सरोगेसी के प्रकार, इसके प्रकार कुछ इस प्रकार हैं, जैसे परोपकारी सरोगेसी और वाणिज्यिक सरोगेसी। ये जैसे परोपकारी सरोगेसी, इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को कोई मौद्रिक अवस्था मुआवजा नहीं दिया जाता है। वाणिज्यिक सरोगेसी, इसमें सरोगेसी या बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के से इतर मौद्रिक लाभ या प्रतिफल नकद या वस्तु के रूप में के लिए जाने वाली संबंधित प्रक्रिया शामिल हैं। सरकार ने 2015 में विदेशी नागरिक के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में सरोगेसी से जुड़े कुछ कानून इस प्रकार हैं, जैसे सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 में इसमें केवल परोपकार सरोगेसी की अनुमति प्रदान की गई है। व्यावसायिक या वाणिज्यिक सरोगेसी का अपराध की श्रेणी में डाला गया है। अधिकतम अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने तथा स्टेट असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव ट्रैकोलॉजी एवं सरोगेसी बोर्ड SARTSB आदि के कामकाज की निगरानी के लिए नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड का स्थापना की गई है। सरोगेसी बच्चे के मामले में गर्भपात के लिए सरोगेट माँ की लिखित अनुमति है और उपयुक्त प्राधिकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये अनुमति मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 के अनुरूप होनी चाहिए। 35 से 45 ईयर के बीच की भारतीय विधवा और तलाकशुदा भारतीय महिलाएं भी अन्य शर्तें पूरी करने पर सरोगेसी का विकल्प चुन सकती हैं। सरोगेसी के माँ के लिए पात्रता मापदंड कुछ इस प्रकार हैं। सरोगेसी माँ 25 से 35 वर्ष की उम्र के बीच की इच्छुक और विवाहित महिला होनी चाहिए और इसका अपना एक बच्चा होना चाहिए। किसी भी महिला को अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट माँ बनने की अनुमति है। सरोगेट माँ के पास किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से सरोगेसी के लिए चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण होना चाहिए। दंपति के लिए पात्रता मापदंड इच्छुक दंपति के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम 5 वर्ष से विवाहित होना चाहिए अनिवार्य है। इसमें महिला के लिए आयु सीमा 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 25 वर्ष की निर्धारित की गई हैं। साथ ही इनकी कोई जीवित संतान, जैविक दत्तक या सरोगेट भी नहीं होनी चाहिए। यदि इनका बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है या जीवन घातक रूप से पीड़ित है तो सरोगेसी की अनुमति नहीं दी जा सकती। दंपति के लिए अनिवार्य का प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड से इच्छुक दंपति एक या दोनों के संतान पैदा करने में असमर्थ होने के प्रमाण पत्र मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा सरोगेट बच्चों को पालन पोषण और संरक्षण के लिए पारित आदेश हैं। सरोगेट माता पिता के लिए प्रस्ताव के लिए बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं को कवर करने वाला बीमा कवरेज जो 36 महीने की अवधि के लिए होगा। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियम अधिनियम 2021 8 अधिनियम, इसका उद्देश्य ART क्लिनिक और ART बैंकों का विनियम पर्यवेक्षण करते हुए दुरुपयोग का रोकना है। साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए ART सेवाओं सुरक्षित और नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। सरोगेसी विनियम नियम 2022 के अन्य मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। सरोगेट माँ पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरोगेसी विनियम संशोधन नियम 2024, यदि जिला चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि इच्छुक दंपति चिकित्सीय रूप से संतान पैदा करने में असमर्थ हैं, उसे किसी अन्य डोनर के युग्मक शुक्राणु या अंडाणु की आवश्यकता होती है, उसे डोनर की प्राप्त युग्मक का उपयोग करके सरोगेसी की जा सकती है। हालांकि सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपति में से किसी न किसी एक युग्मक का जरूर होना चाहिए। सरोगेसी विनियम नियम 2022 के नियम 7 के तहत दाता युग्मकों का उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ था। सरोगेसी से संतान चाहने वाले सिंगल महिला, विधवा या तलाकशुदा को स्वयं के अंडाणुओं और दाता शुक्राणुओं का उपयोग करना होगा। अरुण मुतुबेल बनाम भारत संघवाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मेयर रोहतास की कुटूर हास्कर सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं सरोगेसी हेतु दाता अंडाणु में उपयोग की अनुमति दी थी। MR केस एक जन्मजात दुर्लभ रोग है। ये प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और बाध्यता का कारण बनता है। इसके लिए अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस प्रकार है। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि संविदा कर्मचारी भी मातृत्व हित लाभ की हकदार है।
न्यायालय ने कहा कि यदि सुविधा वाले नियोजन की शर्तों में मातृत्व हितलाभ शामिल नहीं है या कम हितलाभ का प्रावधान है तो मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू होंगे। मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के बारे में, ये महिलाएं कर्मियों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करता है। इस अधिनियम में 2017 के संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। महिलाओं के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 20 सप्ताह कर दिया गया है। हालांकि यह लाभ अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक ही प्राप्त होता है। इन 26 सप्ताहों में से अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश प्रसव की अपेक्षित तारीख से पहले लिया जा सकता है। कार्य की प्रकृति के आधार पर संशोधन अधिनियम में नर्सिंग माताओं के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान किया गया है। कमीशनिंग माताओं और दत्तकग्राही माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व हितलाभ दिया गया है। सेकेंड है बाल देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माताओं को बाल देखभाल अवकाश CCL देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को बाल देखभाल अवकाश CCL पर अपनी नीतियों को समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाली है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा गारंटीकृत एक संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 15 में प्रावधान किया गया कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्रसव दौरान दिए गए मातृत्व हितलाभ प्राप्त नहीं है और संभवतः ये बाल देखभाल अवकाश की अवधारणा से अलग हैं। बाल देखभाल अवकाश CCL के बारे में कुछ इस प्रकार है। केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 के नियम 43C में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिलाएं कर्मचारियों को अपना बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा वर्ष 730 दिन के CCL का प्रावधान किया गया है। ये सुविधा केवल 2 बच्चों तक ही उपलब्ध होगी। ये योजना 18 वर्ष की आयु तक 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांग बच्चों के मामले में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। CCL एक कैलेंडर वर्ष के अधिकतम 3 अवधियों के लिए दी जा सकती हैं। अपवाद सिंगल पेरेंट्स महिलाएं सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष से अधिकतम 6 अवधियों के लिए CCL की अनुमति दी जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्य में CCL के इन प्रावधानों को नहीं अपनाया गया है। फ्रेंड्स, हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। इस क्लास को कंप्लीट एंड तक देखें।